हेलो स्टूडेंट्स, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ स्टोरीज़ पढ़ी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज़ की। ये उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था और ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या हमारे देश में अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फिर उसी की वजह से हमने दो स्टोरीज़ पढ़ी थी, वन इज़ ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि और एंड अनदर वन इज़ ऑफ अंसारीज़। तब हमें ये पता चला उनकी स्टोरी से कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक दलित राइटर थे जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था झूठन। उससे हमें पता चला कि उनको किस तरीके से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया था। फिर हमने सेकंड स्टोरी पढ़ी थी जो थी अंसारीज़ की। अंसारीज़ जहाँ पे भी जाते थे रेंटेड अपार्टमेंट लेने, वहाँ पे जैसे ही उनका नाम पता चलता था, वहाँ की जो ओनर होती थी, लैंडलेडी होती थी, वो उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर और अपार्टमेंट देने से मना कर देती थी। बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको क्या सजेशन दिया कि आप अपना सरनेम बदल लो, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से आप क्या बन जाओ, मिस्टर एंड मिसेस कुमार। क्या आपको लगता है ये स्टोरीज सुनने के बाद कि इक्वालिटी डू एग्जिस्ट इन आवर कंट्री? तो आंसर आपका जैसे मेरा मानना है कि नहीं, वैसे ही आपका आंसर भी होगा कि नो, इन आवर कंट्री आफ्टर रीडिंग दीज टू स्टोरीज वी कैन कंक्लूड कि इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, राइट। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हम बोलते हैं कि इक्वालिटी के लिए क्या प्रोविजंस लिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें हमारे इक्वालिटी के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या हमसे बोला जा रहा है, वो हम इस चैप्टर में इस पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज अनइक्वली ट्रीट किए गए, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जब हम किसी को अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उनकी जो डिग्निटी होती है उसको हम क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। डिग्निटी मतलब होता है उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको हम हर्ट करते हैं। अंसारीज और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो बहुत ही उनके साथ गलत किया गया, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया, क्योंकि उनके साथ जैसा बर्ताव किया गया था वो किसी के साथ भी हम नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे साथ भी ऐसा करता तो कहीं ना कहीं हमको भी बहुत ही ज़्यादा फील होता कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। वो भी हमारी तरह सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहते थे, क्योंकि डिज़र्व भी करते थे वो, जैसे हम सब करते हैं वैसे वो लोग भी सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी को डिज़र्व करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में हम कैसे इक्वल हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन बुक होती है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी कंट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को मेंशन किया जाता है। सभी लोग, चाहे वो छोटा वर्कर क्यों ना हो, ऑर्डिनरी सिटीज़न क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा हमारे कंट्री का कोई भी बहुत बड़ा इंसान क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को बराबर रिकॉग्नाइज करता है। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फिर चाहे वो पर्सन किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी कंट्री से इनइक्वालिटी अभी गया नहीं है। इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एग्जिस्ट होनी चाहिए, पर कुछ कारणों की वजह से हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाता है कि इनइक्वालिटी डू एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग है कौन सी। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी कंट्री का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। ये हमारे डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। तो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? पार्लियामेंट है।
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाज़, हमारी जो भी चीज़ें डिमांड्स होती हैं उसको रखा जाता है। हम लोग नहीं जाते इस बिल्डिंग के अंदर, ये इस बिल्डिंग के अंदर वो जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वो हमारी आवाज़ बन के इस पार्लियामेंट में हमारी बातों को सबके सामने रखते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम? द पार्लियामेंट इज़ द cornerstone of our democracy. We are represented in it through our elected representatives. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो दिस पर्सनालिटी, ही इज़ द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और B.R. अम्बेडकर। पॉपुलरली ही वॉज नोन एज बाबा साहेब अम्बेडकर। ये भी एक दलित कैटेगरी के थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट हैं। इसी वजह से इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मूविंग फर्दर, जैसे मैंने आपको बताया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम कैसे बोल सकते हैं, क्या ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे हम लोगों को इक्वल एहसास कराया जाता है कि हम सब बराबर हैं। तो उसके लिए 4 इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे फिर वो कंट्री के प्रेसिडेंट हो या फिर कांता हो। डू यू रिमेंबर कांता? कांता डोमेस्टिक वर्कर थी जो जैन साहिब के घर में काम किया करती थी। फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कांता हो, सभी को सेम लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। कोई के लिए भी कानून अलग नहीं होते हैं, सभी के लिए सेम कानून बनाए जाते हैं और सभी के लिए कानून, और अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है, इफ़ वी आर डिसरिस्पेक्टिंग एंड वी आर नॉट ओबिंग आवर लॉज, देन द सेम पनिशमेंट विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। सेकेंड है दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि आपके जाति के बेसिस पे या रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे, फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेसिस पे, रिच या पुअर के बेसिस पे हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड होता है कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस। रेस मतलब होता है जो हमारा स्किन का कलर होता है, क्योंकि यूएसए में स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक एंड वाइट, राइट। कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। थर्ड जो प्रोविज़न दिया गया है वो ये, पहले आपने सुना होगा कि जब लोअर कास्ट के लोग वेल्स, कुएं पे या हैंडपम्प्स पे या टेम्पल्स जाते थे तो उनको वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। टेम्पल्स में उनकी एंट्री पे बैन थी। सुना होगा आपने, पहले, बहुत पहले की ऐसी स्टोरीज़ हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होंगी, चाहे फिर वो होटल्स हो, प्लेग्राउंड हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, कुआं हो, रोड्स हो, कुछ भी हो, घाट हो, सब जगह लोगों को बराबर का हक है। कोई को भी आप किसी भी तरीके का रोक नहीं लगा सकते हो। तो एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। सारी पब्लिक प्लेसेस पे सभी लोग क्या कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ओके। देन फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी, यानी जो हमारे यहाँ छुआछूत होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो ये 4 प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरी पर्सन इज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ठीक है। ये सब होने के बाद भी हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, लॉज बन गए, बहुत अच्छी बात है, लॉज बन चुके हैं। अब लॉज बनना आसान होता है, पर लॉज को फॉलो कराना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे कानून तो बहुत हैं, पर जब तक उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर
कोई मतलब नहीं है उन लॉज को रखने का। तो इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कानून का बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इक्वालिटी स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है। वो कैसे करती है? पहला, कानून के थ्रू, और दूसरा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या स्कीम्स बनाकर जिससे जो लोगों को ज़रूरत है उन तक वो स्कीम्स पहुंच सकें और वो भी बराबरी से रह सकें। तो फर्स्ट इज़ थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, यानी जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं जिसमें वो ये बोल सकते हैं कि सारे लोगों के साथ जो हमें व्यवहार रखना है, ट्रीटमेंट करना है, वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कैसे हैं, बराबर हैं, राइट। तो ये उनका अधिकार है कि सभी लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, दैट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये लॉ हो गया। लॉ के साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि वो स्कीम्स बनाए और वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो स्कीम्स का एडवांटेज उठाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोगों को ज़रूरत है उन्हीं लोगों तक वो स्कीम्स पहुँचनी चाहिए, ताकि वो जो कम्युनिटीज़ हैं, जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको लगता है कि हम बहुत सालों से अनइक्वली हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना चाहिए कि इन स्कीम्स की वजह से अब हमारे पास भी वो सारी बेसिक चीज़ें हैं और हम भी इक्वालिटी के साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है या इंट्रोड्यूस की गई है। उस स्कीम का नाम है मिड डे मील। मिड डे मतलब होता है दोपहर, आफ्टरनून का टाइम, मील मतलब होता है खाना। यहाँ पर ये एक ऐसा स्कीम है जो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, एलिमेंट्री मतलब जो क्लास 8 तक के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बोला गया कि वहाँ के बच्चों को कुक्ड लंच यानी दोपहर का जो खाना है वो स्कूल में ही मिला करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो तमिलनाडु स्टेट है हमारे यहाँ का इंडियन स्टेट, वो फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जिसने ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 2001 में जो हमारे यहाँ की हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप इस प्रोग्राम को अपने अपने स्कूल्स में स्टार्ट कर दीजिए, और उन्होंने उनको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ कि इन ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स children would be provided with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme. The highest court of India, Supreme Court, in 2001 asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months. ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स थे वो हम आगे पढ़ेंगे। पहली चीज़, गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्कूल से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अपने कामों में लग जाते हैं बहुत कम ही उम्र में और अपनी फैमिली को अर्न करके देने लगते हैं। ठीक है, ताकि उनका पेट भर सके। जब उनको पता चला कि स्कूल्स में कुक्ड लंच मिलने की सुविधा रखी गई है, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल में डालना शुरू कर दिया। तो एनरोलिंग मतलब होता है कि बहुत सारे एडमिशन्स स्कूल में होने लगे। बच्चों को पता था कि वो स्कूल में जाएंगे तो उनको खाने को मिलेगा, तो इसीलिए वो रेगुलरली स्कूल जाने लगे, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। फिर टीचर्स ने पहले बताया था कि जब बच्चों को खाना नहीं मिलता था तो दोपहर का खाना खाने वो घर जाते थे। उसके बाद उनकी बाकी की क्लासेस लगनी होती थी, पर घर जाने के बाद वो बच्चे वापस आते ही नहीं थे।
पर अब इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्कूल में ही बच्चा अब खाना खाएगा और उनको घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी अटेंडेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है। अब बच्चे जब घर जाते थे तो मम्मी लोग दूसरे कामों में व्यस्त होती थी। कोई किसी के यहाँ काम करता था, किसी प्रकार का, कोई कुछ काम करता था। When these students go home to take their lunch, तो क्या होता था, उनकी मम्मियों को अपने काम छोड़ना पड़ता था और बच्चों के खाना देना पड़ता था। तो उनका काम में क्या होता था, इंटरप्शन होता था। तो अब मदर्स को एज सच कोई इंटरप्शन नहीं होगा क्योंकि उनके बच्चों को अब कहाँ पे खाना मिल रहा है, स्कूल में ही खाना मिल रहा है। अब क्या होता था, ये सारे बच्चे एक ही साथ बैठ के लंच किया करते थे। ना ही कोई जाति, ना ही किसी कोई रिलीजन, कोई धर्म, किसी भी तरीके का यहाँ पे भेदभाव नहीं था। तो जो हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दैट इज़ कास्ट प्रेजुडिस, वो प्रॉब्लम भी हट गई। प्रेजुडिस मतलब होता है किसी पर्सन को जज करना, पहले से ही जज कर लेना नेगेटिवली और उनको बहुत लो समझना। ठीक है, या तो उनकी कास्ट के लेकर, उनके रिलीजन को लेकर इस तरीके की भावनाएं डेवलप हो जाती थी और कम ही एज में बच्चा ये सीख जाता था। तो टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, वो होता है प्रेजुडिस। तो यहाँ पे जाति के बेसिस पे क्या होता था, कास्टिज्म होता था बहुत ज़्यादा, लोअर कास्ट अपर कास्ट, बट बच्चों के मन में वो भावनाएं नहीं डेवलप हों, इसलिए सारे बच्चे एक साथ खाते थे। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट एडवांटेज ये था, खाना बनाने के लिए इनको कोई ना कोई कुक चाहिए था। तो ये लोग दलित वेमेन को हायर करते थे, एम्प्लॉयमेंट मिलता था उनको और वो खाना बना के देती थी। फिर ये भी एडवांटेज था, अगर हमारा पेट खाली होता है तो भूख की तरफ ध्यान जाता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब पेट भरा होता है तो हम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं। वैसे ही जब बच्चों का यहाँ पे पेट भरा हो जाता था तो वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन करते थे। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। पहला एडवांटेज है कि एनरोलिंग एडमिशन्स होने लगे, बच्चा रेगुलरली स्कूल आने लगा। टीचर बोलते थे कि बच्चे अगर लंच के लिए घर जाते थे तो वापस नहीं आते थे, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर्स जिनको काम छोड़ के अपने बच्चों को खाना देना पड़ता था, अब उनका वर्क में भी किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं हो रही थी। बच्चों को यहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट सारे बच्चे ही साथ में बैठते थे, तो कास्ट प्रेजुडिस का जो प्रॉब्लम था अब वो भी इश्यूज़ नहीं है। दलित विमेन को यहाँ पे काम मिलने लगा और बच्चे पेट भरा रहता था तो वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन करने लगे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी कंट्री में ये कैसी प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटी ख़त्म ही नहीं होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोल रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमको हेल्प कर रही है कि इक्वालिटी है एस्टेब्लिश हो सके, फिर भी कई जगहों पे देखा जाता है कि इनइक्वालिटी अभी भी नहीं गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर वहाँ पे लोगों का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आपको पता है, लोग जो हैं जब तक अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे, तब तक आप कितने भी लॉज और स्कीम्स बना लो, कितने भी आप प्रोविजंस बना लो, यहाँ पे वो प्रॉब्लम कभी नहीं जा सकती है। तो एटीट्यूड बदल रहा है, बट बहुत ही स्लो रेट पे बदल रहा है। इसीलिए वो एटीट्यूड को बहुत ही अच्छे से बदलना होगा, जल्दी बदलना होगा, तेज़ी से बदलना होगा, ताकि हमारी कंट्री में इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है, लोगों को भी पता है कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो लॉ के खिलाफ होता है, पर फिर भी लोगों को कानून का डर नहीं है। वो अभी भी लोगों को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उनकी कास्ट, उनकी रिलीजन, उनकी डिसेबिलिटी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, उनकी जेंडर को लेके, मेल फीमेल को लेकर भी। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
तो आपको क्या लगता है कब ये चेंज हो पाएगी और कब इनइक्वालिटी हमारी कंट्री से ख़त्म हो पाएगी? तो जब तक लोग अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं ख़त्म होगी। इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू, we have to change our attitude towards all this type of discrimination और हमको फोकस करना चाहिए कि कोई भी लोग inferior नहीं होते हैं। सभी लोगों का उनका हक है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हम वो डिज़र्व करते हैं, दैट दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है when we will change our present attitude, then only it will be possible. आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। वन मोर पार्ट इज़ देयर, पार्ट 3, देन वी विल एंड दिस चैप्टर। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी पढ़ा है अभी ये इनकम्प्लीट है, पर अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे इसी वीडियोस और भी इसी तरीके की वीडियोस हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।